भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज मैं आपको एक क्लास में ऐसे 4 टॉपिक कवर कराने वाला हूं जिनसे रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन बनना 100% कंफर्म है। लगभग हर एक चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जैसे धातु अधातु, मेटल और नॉन मेटल, अम्ल क्षार लवण, बेसिक एसिड और सॉल्ट, कोशिका यानी सेल और मानव रक्त यानी ब्लड। इससे बनेंगे। आने वाले बस में आपकी 15 मिनट लूंगा और आपको बेहतरीन 80 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा इन चारों चैप्टर को लेकर। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप सभी को क्लास कैसी लगी। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ ही कंप्लीट कर रहे होंगे। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? आपको पता है, धातु पूछे तो पारा है, अधातु पूछे तो हमारे पास कौन सी है? अधातु पूछे तो हमारे पास कौन सी है? कौन सी अधातु द्रव अवस्था में रहती है? तो ब्रोमीन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत की चालक धातु कौन सी है? इसका यूज हम ज्वेलरी बनाने में भी करते हैं। चांदी जो है विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। सोना सबसे ज्यादा तन्य धातु है। तन्य धातु मतलब तन जाती है, तार बनाने में यूज होती है। क्लियर है। तांबा मानव के द्वारा यूज की गई पहली धातु है तांबा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी एक अधातु है? एक अधातु, बाकी सभी धातु है। कैल्शियम Ca ये एक धातु है, मैग्नीशियम ये भी धातु है, जस्ता ये भी धातु है, सल्फर जो है एक अधातु है। सल्फर जो है S8 होता है, ऑक्टेव होता है सल्फर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? देखो, अधातु पूछा है, अधातु यानी नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है ग्रेफाइट हमारे पास क्या है? विद्युत की क्या है? सुचालक है, क्योंकि इसमें से होकर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसफर हो सकती है। बाकी क्लोरीन को लेकर बात करें, ये हमारे पास नहीं हो सकती, फास्फोरस है, गंधक है, ग्रेफाइट से होकर हो सकती है। अगला, निम्न में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? और यह है कार्बन का अपर रूप है और कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है, जिसका यूज कांच काटने में किया जाता है और इसको तराशने का सबसे बड़ा काम सूरत में होता है, जो कि गुजरात में है। इसका नाम है हमारे पास हीरा। क्या नाम है? हीरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सी धातु चाकू से आसानी से काटी जा सकती है? सोडियम और पोटेशियम है और ये इतनी रिएक्टिव है, अगर इन पर जरा सा पानी पड़ जाए तो ये एकदम जल जाती है। तो आप याद रखेंगे, सोडियम जो है ये हमारे पास सबसे रिएक्टिव है और आसानी से काटी जा सकती है चाकू से, केक की तरह काटी जा सकती है। कौन सी धातु पानी के साथ अत्यधिक तीव्र अभिक्रिया करती है? मैंने कहा ना, सोडियम और पोटेशियम, जरा सी आपको पानी मिलेगा तुरंत इसमें आग लग जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास, धातुएं सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है? धातुएं क्षारीय ऑक्साइड और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, आप याद रखेंगे। तो धातुएं कैसी बनाती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अधातुएं सामान्यतः किस प्रकार के ऑक्साइड बनाती है? तो अधातुएं कैसी बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, अधातु अम्लीय ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3। क्या है? एक उभयधर्मी ऑक्साइड है Al2O3। अगला क्वेश्चन, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है रेलवे में और मेरी तरह जॉब करनी है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। आपको स्टेप 1 में 18 महीने के करंट अफेयर को लेकर बात करनी होगी, जिससे 90% पार्ट जो है अब की बार जीके जीएस का ये करंट अफेयर ही लेगा, अगर हम साइंस को हटा दे, है ना। साइंस अलग पार्ट है, पूरे जीके जीएस में करंट बाकी की चीज आएंगी। 90% पार्ट जिसमें आप 2000 तक के क्वेश्चन कवर करो 18 महीने का। स्टेप 2 में आप कंप्लीट साइंस को कवर करो, क्योंकि 25 नंबर की आनी है। और स्टेप 3 में आप कंप्लीट जीके जीएस में रिवीजन कर डालो। यहां से सबसे कम पार्ट आना है, तो फोकस इस पे ज्यादा मत करना, करंट और साइंस पर पूरा फोकस बनाकर चलना अगर सिलेक्शन देना है। ये तो अगर छोड़ भी जाओगे ना तब भी आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपल वे में आप बिल्कुल डायग्रामेटिकली साइंस का रिवीजन कर डालो। ठीक है, 25 नंबर की साइंस आनी है और जीके जीएस वाले पार्ट को इस तरीके से रट डालो, बहुत सिंपल वे में। मतलब आपको सिरदर्दी इस चीज की नहीं लेनी है कि हमें याद नहीं हो रहा, याद तो हो जाएगा, बस अच्छे से रिवाइज कर जाना। ठीक है, यही वो सिलेक्शन वाले नोट्स है जिनसे मेरा सिलेक्शन हो, तो अच्छे से रिवीजन कर जाना। इन 3 स्टेप को बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में काम करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी हमारे पास? तो सबसे हल्की धातु भाई हमारे पास कौन सी? लिथियम। और सबसे भारी कौन सी है? ऑस्मियम है। ऑस्मियम सबसे भारी धातु है, यहां से ले लेना और आज ही रिवीजन कर डालना। अगला, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु हमारे पास ऑस्मियम है। कौन सी? ऑस्मियम है। अगला, कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो आप याद रखेंगे, सबसे अधिक तन्य हमारे पास कौन सी? सोना सबसे ज्यादा तन्य है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनी है? आघात वर्धनी मतलब आघात झेल सकती है, तो हमारे पास सोना जो है सबसे ज्यादा आघात वर्धनी है, यानी आघात झेल सकती है सबसे ज्यादा।
अच्छा, आघातवर्धनीय आपसे पूछा, चांदी होगी आघातवर्धनीय या चांदी। आपने देखा चांदी की शीट भी कन्वर्ट होती है, आघातवर्धनीय चांदी और तन्य जो है सोना होगी। अगला, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव अवस्था में होती है? तो आप याद रखेंगे ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में होती है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था। जंग किस धातु पर लगती है? और जंग लगने से लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ये कैसी अभिक्रिया है जंग लगना? एक रोडेक्स अभिक्रिया है। कौन सी? रिडक्स अभिक्रिया है। स्टेनलेस स्टील कौन सी धातु मिलाई जाती है जिससे जंग नहीं लगती है? तो इसमें क्रोमियम मिलाया जाता है जिससे जंग नहीं लगती स्टेनलेस स्टील में। आपने देखा होगा घर की रेलिंग जो होती है स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है जिससे जंग नहीं लगता है। धातु में चमक का मुख्य कारण क्या है? तो धातु में चमक का मुख्य कारण है हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की मुक्त गति, धातु में मुख्य कारण है। नेक्स्ट, कौन सा धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इनमें से पोटेशियम है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, पोटेशियम, सोडियम, ये सभी हैं। अगला, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखो, धातुएं भंगुर होती है, अधातुएं आघातवर्धनीय होती है, अधातुएं तो टूट जाती है। धातु ऊष्मीय विद्युत की सुचालक होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है। भंगुर धातुएं नहीं होती है, भंगुर मतलब चोट मारने पर टूट जाए नहीं होती धातुएं। धातुएं तो झेल सकती हैं। और अधातुएं तन्य होती नहीं, अधातुएं तो एक तरीके से मिट्टी की तरह होती हैं, चोट मारोगे टूट जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, नीला लिटमस अम्ल को कैसा कर देता है? देखो आप याद रखें BRB, BRB जो बेस होगा वो रेड को ब्लू करेगा, अम्ल का उल्टा याद रखना, ब्लू को रेड करेगा। तो नीले को कैसा करेगा? रेड अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाल लिटमस को क्षार कैसा करेगा? नीला कर देगा, BRB। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है? HCl एक प्रबल अम्ल है ना। NaOH एक प्रबल क्षार है। 7 से कम जिनका पीएच मान होता अम्ल होते हैं, 7 होता वो उदासीन होते हैं, 7 से ज्यादा होता वो क्षारीय कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रबल क्षार है? तो मैंने कहा NaOH एक प्रबल क्षार है। अगला क्वेश्चन ये रहा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल वो होते हैं जिनका पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, उदासीन कौन होते हैं? जिनका पीएच मान 7 होता है, जिनका पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सा एक हमारे पास प्राकृतिक सूचक है, वो है लिटमस पेपर जो कि लाइकेन से बनाया जाता है। अगला, हल्दी क्षार को किस रंग में कन्वर्ट कर देती है? तो लाल भूले रंग में कन्वर्ट कर देती है क्षार को हल्दी। अगला, फिनोफ्थिलीन अम्लीय विलयन को कैसा दिखाई देता है? ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आप जरूर इसका आंसर होमवर्क में करिएगा। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है, इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने का सोडा होता है हमारे पास NaHCO3 और धोने का सोडा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। NaHCO3 होता है खाने का सोडा। अगला, धुलाई के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला, सामान्यतः नमक क्या होता है? NaCl, जिसको कहते हैं टेबल सॉल्ट। क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट, दांतों की सड़न रोकने के लिए किस क्षार का उपयोग किया जाता है? टूथपेस्ट में उपस्थित हल्के क्षारीय पदार्थ यूज किए जाते हैं ताकि दांत जो है खराब ना हो, ठीक है। सिलेक्शन वाली नोट्स यहां से ले लेना और आज ही अपने सिलेक्शन पे लग जाना। इतना विश्वास मैं आपको दिला सकता हूं कि यहां से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और अच्छे से सारी चीजों का आप रिवीजन जरूर करके जाना। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में होता है हमारे पास फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरके में होता है हमारे पास एसिटिक अम्ल। सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा होता है? तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल। कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। दूध के खट्टापन किसके कारण होता है? तो दूध में खट्टापन होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। निम्न में से कौन सा लवण प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है? तो आप याद रखें कैल्शियम जिप्सम, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम को गर्म करते हैं, जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 10H2O। जब इसको जिप्सम को गर्म करते हैं तब बनता है POP, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम्स को कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहा जाता है ना। जहां पर खाना बनता है यानी ऊर्जा गृह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ब्रेन यानी कंट्रोल जो करता है वो केंद्रक करता है, आप याद रखेंगे। अगला, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन, कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण कहां पर होता है? राइबोसोम्स में होता है प्रोटीन का निर्माण। अगला क्वेश्चन, कोशिका का आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम्स को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। किसको? लाइसोसोम्स को कहा जाता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी होती है पादप कोशिकाओं में, सेलुलोज की। अगला,
प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? तो ये होता है हमारे पास किसमें? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। कहां पर होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला, डीएनए का मुख्य क्या कहां पाया जाता है? केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो आप याद रखेंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की, और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मैंने कहा ना किसकी है हमारे पास? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। अगला, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। अगला, कोशिका के भीतर जेली जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाएं किसमें अनुपस्थित होती है? किसमें अनुपस्थित होती है लाल रक्त कोशिकाएं? तो आप याद रखेंगे लाल रक्त कोशिकाएं जो है उनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक की जगह पर हीमोग्लोबिन होता है। कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी हुई होती है? तो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की हमारे पास बनी होती है कोशिका झिल्ली, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की। कोशिका का पोस्ट ऑफिस किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को। गोल्जी काय को कहा जाता है? पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आरएनए का निर्माण कहां पर होता है? आरएनए का निर्माण मुख्यतः कहां होता है? न्यूक्लियस में। बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस में इसका निर्माण होता है आरएनए का। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका मानव शरीर में। कोशिका का कौन सा भाग चयनात्मक यानी ट्रांसपेरेंट और चयनात्मक काम करता है? इसका नाम है कोशिका झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली है। अगला, पौधे में सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा होता है? तो पौधों में सबसे बड़ा होता है वैक्यूल्स। कौन सा होता है? वैक्यूल्स होता है, जो खाने को स्टोरेज करने का काम करता है। आनुवंशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो आप याद रखें डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, जो कि सारी की सारी आनुवंशिक चीजों को ट्रांसफर करता है अपने साथ। रक्त एक प्रकार का क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होती है ना। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, याद रखेंगे। आरबीसी जो है ऑक्सीजन का परिवहन करती है। डब्ल्यूबीसी जो होती है हमारे पास, वो हमारी इम्यून सिस्टम बढ़ाती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग कितना लीटर हमारे पास वो होता है? ब्लड 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाएं मुख्यतः क्या काम होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना इनका मुख्य काम होता है। किसका? ऑक्सीजन का परिवहन करना इनका क्या होता है? मुख्य काम होता है। आज ही यहां से सिलेक्शन वाले मेरे वाले नोट्स ले लेना, आप लिख देना आपके सिलेक्शन वाले नोट्स चाहिए जिससे आपने सिलेक्शन लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। नेक्स्ट, आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीसी में कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन होता है। नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है हमारे पास? रोगों की रक्षा करना, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करना इनका मुख्य काम होता है। रक्त का थक्का बनाने में किसका योगदान होता है? रक्त का थक्का बनाने में हमारे पास कौन? प्लेटलेट्स योगदान करती है। विटामिन हमारे पास प्रोटीन विटामिन पूछे तो विटामिन के होती है। नेक्स्ट, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो इसको प्लाज्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। प्लाज्मा में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है? तो 90 से 92% जल होता है प्लाज्मा में। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक रक्तदाता कौन सा? देखो, सार्वभौमिक रक्तदाता ओ नेगेटिव है और रक्तग्राही ए बी पॉजिटिव है। नेक्स्ट, सार्वभौमिक रक्तग्राही कौन सा होता है? तो वो ए बी पॉजिटिव होता है। कौन होता है? ए बी पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, रक्त समूह की खोज किसने की थी? कॉर्डलैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रंग, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहे के कारण हीमोग्लोबिन का जो कलर है वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 7.4 सामान्यतः पीएच होता है रक्त का। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी? इसका नाम है अरोटा महाधमनी। ये सबसे बड़ी हमारे पास रक्तवाहिका है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन काम आता है? विटामिन के काम आता है रक्त का थक्का बनाने में। अगला क्वेश्चन, एनीमिया किसकी कमी से होता है? लोहे की कमी से, और लोहे की कमी मतलब रक्त की कमी। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक एंटीबॉडी बनाता है? तो ये रहा आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन। इसका आंसर आप सभी मुझे होमवर्क में करेंगे और क्लास कैसी लगी ये बताएंगे और मेरे सिलेक्शन वाले नोट्सों को लेकर अपना रिवीजन कर रहे होंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ख्याल रखिएगा अपना। 80 क्वेश्चन की बेहतरीन रिवीजन। और आप कौन कौन से चैप्टर चाहते हैं, मैं कल आपको 5-6 चैप्टर सिंगल वीडियो में देने वाला हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय हिंद।